अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सुप्रीम कोर्ट के बाद इख्तियारात की जंग मुल्क भर की हाई कोर्ट्स तक जा पहुंची है। इख्तिलाफात की हवा पूरी अदलिया में चलना शुरू हो चुकी है। 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले और उनकी तैनाती पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कानूनी आरा के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार और हाई कोर्ट्स बार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नजर आ रही हैं और ख़ास तौर पर हुकूमत पर यह तनकीद हो रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी मुसल्लत करने के बाद हाई कोर्ट्स पर भी असरअंदाज हो रही है। अब जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस तैनात हुए उनमें जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर शामिल हैं, जिनका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से था। फिर इसी तरह जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर हुए हैं और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात हुए हैं। अब जहाँ तक जस्टिस सरफराज डोगर का ताल्लुक है तो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल किया गया ताकि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस बनाया जा सके, जबकि उनकी तैनाती पर यह सवाल उठ रहा है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के 15वें सीनियर जज हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर सीनियर जज कैसे हो गई? और इसी हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस साहिबान ने गुज़श्ता दिनों चीफ जस्टिस याया अफरीदी, सदर मुमलिकत और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था। मुश्तरका ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहम्मद मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मोहम्मद तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इस्हाक खान और जस्टिस इम्तियाज़ की जानिब से लिखा गया, जिसमें यह कहा गया था कि हम जोर देते हैं कि सदर को जजेस के ट्रांसफ़र की एडवाइस ना दें, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में कानून साजों ने मुस्तकिल तबादले की इजाज़त नहीं दी। जजेस के तबादले से मुताल्लिक आइन के आर्टिकल 200 में कोई तब्दीली नहीं की गई। ट्रांसफ़र होने वाले जज को आइन के आर्टिकल 194 के तहत नया हल्फ उठाना होगा। ख़त में यह भी कहा गया था कि ट्रांसफ़र होने वाले जज की सीनियरिटी का तयन इस तारीख से किया जाएगा जिस दिन वो हल्फ उठाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज को चीफ जस्टिस बनाने के लिए लाया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। अब इन जजेस के तबादले और तैनाती पर जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं उनमें पहला एतराज़ ये है कि जिस जज को ट्रांसफ़र किया गया वो सीनियर जज कैसे तस्वुर हो सकता है। आइन की रूह से उसको दोबारा से हल्फ लेना होगा और अगर वो दोबारा से हल्फ उठाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हल्फ लेने के वक्त उसकी सीनियरिटी का तयन होगा, यानी उसका शुमार जूनियर तरीन जज में होगा। और दूसरा एतराज़ ये उठाया गया कि आइन की रूह से जजेस की तैनाती आर्टिकल 200 के तहत तो होगी, लेकिन इस तैनाती के लिए सदर चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बामी मुशावरत ज़रूरी है। यही वजह है कि सवाल उठ रहा है कि आया इन जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकली इस तरीके पर मुशावरत की गई है या नहीं है, और अब जजेस के इस तबादले और तकर्री पर कानूनी आरा इस पर तकसीम है। सुप्रीम कोर्ट बार ने तो इस तैनाती को खुशाइन कहा है, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस भी इन तैनातियों के हवाले से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। अब इन तैनातियों पर वकला बरादरी में सफबंदी नजर आ रही है। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस 2 लाख हैं, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जजेस की तैनाती क्यों की गई? अब जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर को अगले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो सकते हैं कहा जा रहा है, जबकि इससे पहले सीनियरिटी के एतबार से जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते थे। और यही वजह है कि चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये सब कुछ जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का रास्ता रोकने के लिए किया गया है, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और हाल ही में उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर मानी खेज रिमार्क्स भी दिए थे, जिसमें उनका यह कहना था कि 26वीं तरमीम की बुनियाद एक ख़त है जिसने पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को तब्दील कर दिया है। अब यही वजह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो इंतकामी तौर पर यह इक़दाम उठा रही है, जबकि नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील कहते हैं कि आइन के तहत जजेस के तबादले किए जा सकते हैं। अब कानूनी माहिरीन की एक राय हुकूमत से मुताबिकत रखती है। इन कानूनी माहिरीन के बकौल सूबाई जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला सदर पाकिस्तान या किसी और की ज़ाती ख्वाहिश से बालातर एक सरासर आइनी और कानूनी इक़दाम है। और सबसे बढ़कर ये मिसाल भी दी जा रही है कि जजेस के दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकली और उनका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना कोई नई बात नहीं है, बल्कि आम रिवायत है। और माजी देखें तो इसकी मिसालें तो मिलती हैं, जैसा कि सरदार मोहम्मद असलम जो लाहौर हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनको फरवरी 2008 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। फिर इसी तरह जस्टिस एम बिलाल खान लाहौर हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम दे रहे थे। 2009 में उनका तबादला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ और उन्होंने चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमत अंजाम दी। फिर इसी तरह जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान भी लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हुए, उन्हें 18वीं तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। अब माजी की मिसालों की रोशनी में हुकूमत और कानूनी माहिरीन जो इन जजेस के तबादलों के हामी हैं, इन तबादलों और तकर्रियों का जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इन तबादलों को शक की निगाह से देख रही है। आज अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद जजेस के तबादलों और तैनातियों पर बानी पीटीआई का पैगाम दिया है। अब पीटीआई इन जजेस के तबादलों और तैनातियों को अदलिया पर कब्जे के मुतरादिफ करार दे रही है, जबकि JUIFA भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद कर रही है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि आर्टिकल 200 का इस्तेमाल बदनीयती पर मबनी है। तरमीम से पहले आर्टिकल 200 में अगर जजों की तब्दीली का एक गुंजाइश मौजूद थी, आज उस गुंजाइश का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। तो हम समझते हैं
कि इस किस्म की गुंजाइशों का फायदा उठाना ये भी बाज़ दफा बदनीयती पर मबनी होता है और आइन की रूह के मुनाफिक हुआ करता है। इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त लीगी रहनुमा सैयद कौसर काज़मी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कौसर काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुफ्तगू सारी आपने सुनी, मौलाना फजल रहमान तनकीद कर रहे हैं, अलीमा खान साहिबा के जो क्लिप है वो हमने सामने रखा, बैरिस्टर अकील कैसे दिफा कर रहे हैं वो भी आपने सुना। मेरा सादा सा सवाल ये है कि इस वक्त हुकूमत के इस इकदाम को शक भरी निगाह से देखा जा रहा है कि जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मन मर्जी की है, मनपसंद तरीके से 26वीं आईनी तरमीम के बाद पिक एंड चूज किया है, बिल्कुल उसी तरह से अब हाई कोर्ट्स पर भी असरअंदाज हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रेहान, ये सवाए बावेला जो सियासी अनासर हैं जिनका एजेंडा किसी जमात के साथ मुंसलिक है और अदलिया में मौजूद हैं, उनके फजूल बावेला के सिवा कुछ नहीं है। आपने अपने इब्तदाइये में आर्टिकल 200 का हवाला दिया जो सदर पाकिस्तान को ये मुकम्मल इख्तियार देता है कि वो एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में उनका जो मुंतकिल करने का जो मरहला होता है उसमें उनको कोई रुकावट नहीं है आईनी तौर पर। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस जज का तबादला किया जाएगा उससे पूछा जाएगा, उससे मशावरत की जाएगी, उसकी मर्जी जो है वो पहले पूछ के फिर ये इकदाम उठाया जाएगा। उसके बाद सदर पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस हैं, जो दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद जहाँ पे उनका तबादला किया जा रहा है और जहाँ से किया जा रहा है, उन दोनों से मशावरत करेगा। आइन इसका मुकम्मल इख्तियार जब सदर पाकिस्तान को देता है तो इस पर आप अपने शकूक व शबात का इजहार कर दें कि ये अपनी मन मर्जी के जज लेके आना चाहते हैं। इसमें दो पॉइंट्स हैं सर, या इनका कोई एजेंडा अब 2 पॉइंट्स है सर। पहला पॉइंट ये है सर, पहला पॉइंट ये है कि वो कहते हैं जो जज ट्रांसफर होगा उसको हल्फ लेना पड़ेगा, और जब वो हल्फ लेगा तो फिर उसकी जो सीनियरिटी है वो वहीं से डिटरमिन होगी जिस दिन वो हल्फ उठाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो सीनियर मोस्ट तो नहीं हो सकता, वो जूनियर मोस्ट जज होगा और फिर वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। इसके ऊपर अब जाहिर है एक तासुर ये भी है कि असल में चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी है जो सीनियर पुलिस जज, उनका रास्ता रोकने के लिए ये काम किया गया है कि इन जजेस को ट्रांसफर करके मर्जी का चीफ जस्टिस लगाया जाए। देखें, या तो फिर आप कह दें, लेके आए एक तहरीक चला लें 26वीं आईनी तरमीम के बाद, एक चीज पार्लियामान से हो के अब आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है, उस पर आपकी ख्वाहिशात रुकावट नहीं डाल सकती। अगर आप ख्वाहिश करते हैं कि यार वो नहीं, वो होना चाहिए जो कि माजी में होता रहा, माजी में आपने देखा कि किन लोगों की ख्वाहिशात पर किन लोगों को कैसे प्रमोट करके इन कुर्सियों पर बिठाया गया, इन मुअज़्ज़ज़ ओहदों पे विराजमान हुए लोग। तो अब तो एक आईनी चीज है ना, उस आईनी चीज का खात्मा आप आइन से कर सकते हैं। जो चीज पार्लियामान से आई है उसे आप पार्लियामान से खत्म कर सकते हैं। नहीं, लेकिन यही तो वो कह रहे हैं ना सर कि आर्टिकल 200 में कोई तरमीम नहीं की गई 26वीं आईनी तरमीम के अंदर, यही तो 5 जजेस के खत में लिखा हुआ है। लेकिन वो इख्तियार दे रहे हैं ना, वो सदर पाकिस्तान, देखें सदर पाकिस्तान को आइन का आर्टिकल 200 इख्तियार नहीं देता कि वो एक हाई कोर्ट से एक जज को उठा के किसी दूसरे हाई कोर्ट में उसका तबादला कर सकते हैं। मुशावरत की बातें भी बिल्कुल वाज़ेह हैं, इसमें तो किसी किस्म का कोई वो बिल्कुल वो कोई है ही नहीं। इस पे मुशावरत हो गई सर, बात प्रोसेस, मैंने आपको कहा कि सियासी एजेंडा है, ड्यू प्रोसेस कंप्लीट हुआ, मुशावरत हुई, वहां मुशावरत के बाद ये सब कुछ हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ये क्या इन्हीं जजेस में से कुछ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगने जा रहा है? देखें, ये भी अभी कबल अज वक्त है ना, ये कैसे कह सकते हैं यार कि डोगर साहब भी आ रहे हैं। ये जब आइन की, फिर मैं ये कहूंगा कि आइन पाकिस्तान के तहत अब तक जो कुछ हो रहा है उसमें ये सिर्फ वावेला सियासी एजेंडा, किसी जमात के साथ मुंसलिक होकर शोर शराबा के सिवा फिलहाल तो कुछ नहीं है। हाँ, ये अगर नजूमी बन जाएं, ये एक गैब का इल्म जानना शुरू कर दें तो इस पे तो कोई राय नहीं दी। वैसे काजी साहब, अगर ऐसा हुआ सर, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये बात तो तय हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए आपने 26वीं आईनी तरमीम की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का रास्ता रोकने के लिए आपने जजेस को ट्रांसफर कर दिया। देखें, मैं तो बरमला इस बात का इजहार करूंगा रेहान कि किसी को रोकने के लिए बिल्कुल आईनी जो 26वीं आईनी तरमीम है वो पेश नहीं की गई, लेकिन उनका जो तर्ज अमल है, उसके बाद जो उनके खतूत हैं, जो उनकी हरकत और सकनात हैं, मैं जाती तौर पर यह कहूंगा कि बिल्कुल उनका रास्ता अगर रोका गया तो ठीक रोका गया। भाई, आप किस तरीके से वही खतूत वाला मामला, मैं तो कहता हूं पहले काजी फायज ईसा होते थे, बड़े शरीफ इंसान थे, वो इन खतूत को इग्नोर कर देते थे, वो अपने साथी जजों से महाजराई नहीं चाहते थे। लेकिन जो मौजूदा चीफ जस्टिस बैठे हैं रेहान जी, भाई क्या कह रहे हैं? बराह रास्त आप कह रहे हैं कि रोका गया रास्ता तो बिल्कुल ठीक रोका गया, इसका मतलब यह है कि फिर एग्जीक्यूटिव तो अदलिया के नहीं, मैं जाती तौर पर मैंने ये कहा जाती तौर पर नहीं रेहान, अब दो चीजों को मिक्स ना करें।
मेरे 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 कंधे पे ना चलाएं। नहीं, मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूं सर कि मैं नहीं चाहता कि हमारे प्रोग्राम में कोई कंटेम्प्ट का नोटिस आ जाए सर। जानू, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात तो आप मेरे ख्याल में मिक्सअप कर गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर उनकी हरकत और सकनात को सामने रखा जाए, उनके खतूत को देखा जाए, जो उनके दिल में खलिश है, जो उनके दिल में नाराजगी है, जिस सीट पे वो बैठना चाहते थे शायद वहां ना बैठने का कोई गम और गुस्सा भी है, उन खतूत में तो वो जाहिर होता रहे। वो बिल्कुल साफ और शफाफ नजर आया हमें, आपको भी आया, मुझे भी आया, 24 करोड़ अवाम ने भी उस चीज को देखा है। अब एक आईनी चीज को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की जा रही है। आइन का आर्टिकल 200 आपको वाज़े इख्तियारात सदर पाकिस्तान को दे रहे हैं, वैसे आप उस पे इतराज़ात उठा रहे हैं। सर सादा सा सवाल है, साथ जो लोग बैठे हुए हैं वकला, सर मेरा सादा सा सवाल है, देखिए अगर आपको इन खतों किताबत के अंदर आपको मेलाफाइड इंटेंशन दिखाई दी तो उसका तो एक तरीका कार है ना, उसका भी एक प्रोसीजर है। आपके पास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक फॉरम भी मौजूद है, आपको रेफरेंस भी ला सकते हैं और जाहिर है कार्रवाई का मुतालबा भी कर सकते हैं उस फॉरम के ऊपर। तो वो तो ठीक है ना, उस तरह अगर आपको लगता है कि मेलाफाइड इंटेंशन है तो आप कार्रवाई करें सर, एग्जीक्यूटिव कर सकती है, रेफरेंस ला सकते हैं। देखें माजी में तो ये सारे मामलात होते रहने रेहान, हम वो रवायात शायद नहीं डालना चाहते। जिस तरीके से सदर पाकिस्तान के एक आईनी ओहदे को अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, मैं एलवी साहब के दौर का हवाला दूंगा आपको। अब जज जो हैं, अब चीफ जस्टिस जो अपने बैठे हुए हैं, वो अपने इख्तियारात का भी, अपने मनसब का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे हैं जब उन खतूत के जवाब देने का टाइम आता है। तो मेरे ख्याल में अगर वो बड़े एहसन तरीके से ये काम अंजाम दे रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है किसी रेफरेंसेस की या कुछ इस तरह के हवाले की। माजी में ऐसी कोई अच्छी नहीं सर, इससे सवाल उठ रहा है ना आपके कंडक्ट के ऊपर। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा होगा अगर सब्सटेंशियल एविडेंस है आपके पास कोई, तो आप इस्टेब्लिश करते ताकि ये तनकीद का रुख जो इस वक्त हुकूमत की तरफ है ये मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए। ये अच्छा नहीं हो जाएगा कि पता चल जाएगा कि है क्या, फिल्टर आउट हो जाएगा। रेहान, बेजा तनकीद से क्या हो जाएगा? क्या आईने पाकिस्तान से यह तनकीद मुबर्रा है? हरगिज नहीं है। क्या किसी की ख्वाहिश आईने पाकिस्तान को सबोताज कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या किसी की राय आईने पाकिस्तान से अफजल है? हरगिज नहीं है। तो फिर तनकीद करने दें। बार के अंदर, अदलिया के अंदर अगर कोई सियासी एजेंडे के साथ इस पे अमल पैरा है तो मेरे ख्याल में हमें इस पे ना कोई परवाह है, ना हमें इससे कोई परेशानी है। जो आईने पाकिस्तान कह रहे हैं, सदर पाकिस्तान आइन उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हुकूमत लापरवाह है, बेनियाज है तमाम किस्म की तनकीद से और वो कर रही है जो वो करना चाहती है। आईने पाकिस्तान के ताबे हैं सर रेहान। आईने पाकिस्तान के तहत अगर कोई गलत कदम उठाया जा रहा है तो आप भी तनकीद करें और वो जो बार के अंदर लोग बैठे हैं वो भी करें। जब काम ही सारा आईने पाकिस्तान की रूह से बिल्कुल ठीक है तो किसी की तनकीद का हम क्या असर लें भाई? वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बेजा तनकीद है हुजूर, वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा है। देखिए आज ही एक खत लिखा गया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को और उसमें ये बताया गया है कि देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ है ये इसलिए हुआ है कि क्योंकि अब केसेस की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगनी थी और वहां पे अपनी मर्जी के जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है ताकि उनके सामने ये अपीलें लगे और वहां से भी जो हमारी पिटीशंस है वो रिजेक्ट हो सकें। ये बानी पीटीआई ने बड़ा कैटेगोरिकली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को लिखे हुए खत में अपना मुद्दा उठाया है सर। देखें, बानी पीटीआई चाहते क्या है? वो गुड टू सी यू वाला मामला आ जाए, वो राफिया वाला मामला रिपीट हो जाए, वो लुट गई, पिट गई, मर गई। अब क्या होगा? तो बानी तहरीके इंतशार को वो वाले जजेस नहीं मिलेंगे जो उनको तमाम तर इल्जामात और साबित शुदा चीजों के बाद भी गुड टू सी यू कहते थे। अब वो वाला माहौल तो कौन से जजेस मिलेंगे? ये फैसला हुकूमत करेगी सर। कि खोसा साहब देखे ना, रेहान सुन तो लें। अब उनको बानी तहरीके इंतशार ये चाहते हैं कि उनको खोसा जैसा जज मिले जो धरने से उठा के कहे कि मैं तुम्हें बताऊंगा, क्या शोर मचा रहे हो, मैं बताऊंगा कि कैसे बाप बेटी को इलेक्शन से बाहर रखा जाता है। मैं मरियम नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं। फिर सारे जमाने ने देखा और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने बताया कि किस तरीके से इस खानदान को सियासत से बाहर रखा गया। तो ऐसे चीजें 26वीं आईनी तरमीम के बाद खत्म हो चुकी हैं। अब वो सहूलतकार जज बानी तहरीके इंतशार को मुयस्सर नहीं आएंगे। एक खत नहीं, 1000 खत लिख लें। अब एक आईने पाकिस्तान में वाज़ेह चीज है, उसको आप सबोताज नहीं कर सकते सर। लास्टली कौन से जजेस मिलेंगे ये फैसला हुकूमत करेगी? देखिए, हुकूमत नहीं कर रही, उसमें एक जुडिशल कमीशन जो बनाया गया है उसमें अपोजिशन की भी नुमाइंदगी है, बार की भी नुमाइंदगी है, हुकूमत की भी है। और ये कोई ऐसी बात तो है नहीं
कि छुप छुपा के शब खून मारा जाए। जो चीज़ होगी सबकी मशावरत के साथ बिल्कुल सामने आएगी। हुकूमत को मूरद इल्ज़ाम ठहरा देना बड़ा आसान होता है, लेकिन ये जुडिशल कमीशन में जब बात आएगी तो उस पर मेरे ख्याल में किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा। अभी सिर्फ जो अदम इस्तेहकाम है सियासी, उसको मजीद हवा दे के ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जो हुकूमत होने नहीं देगी। जो एक दफ़ा मुल्क राइट ट्रैक पे आ गया है उसको डी ट्रैक नहीं होने देंगे। देखिए, एक तरफ हुकूमत ये माइलेज लेती है कि हम लोग मुज़ाकरात में बुला रहे हैं आपको, हम बैठे हुए हैं, हम उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक आप नहीं आएंगे, दरवाजे खुले। और दूसरी तरफ हुकूमत ये इकदाम कर रही है जिससे पीटीआई बहुत हर्ट हो रही है, ऑपोजिशन बहुत हर्ट है, खत लिखने पड़ रहे हैं उनको, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, उनको एड्रेस करना पड़ रहा है। तो आपको लगता है ये दोनों चीजें पैरेलल चल सकती? रेहान, मज़ाकरात में गैर संजीदगी अगर दिखाई तो वो तहरीक इंसाफ ने दिखाई। हम मज़ाकरात में बैठे हुए थे, बिल्कुल मौजूद थे, अभी 1-2 दिन रहते थे तो ये बैकअप कर गए। उसके बाद जनाब फिर बाहर बैठ के जुडिशल कमीशन का मुतालबा इन राइटिंग अगर चीज़ें दी थी, भाई वो खत लिखा था तो खत का जवाब भी ले लेते। तो आपने जब इन राइटिंग हुकूमत आपको कुछ चीज़ें दे रही थी तो आपके लिए बड़ा मुनासिब होता कि आप अपने कल्ट में मुब्तला जो मुकल्लदीन हैं उनको दिखा सकते कि भाई ये चीज़ें हमें हुकूमत ने दी हैं। अब क्या पता शायद हुकूमत मान जाती जुडिशल कमीशन पे, आप तो पहले ही पीछे हट गए। उसके बाद अगर आप धमकी देंगे, दौस और इस तरीके से, तो ब्लैकमेल तो नहीं कर सकते आप रियासत पाकिस्तान को, आप भागे हैं वहां से। तो ये गैर संजीदगी आपने दिखाई। असल मामला रेहान, मैं आपके तवज्जुह से कौम को बताऊंगा, असल मामला ये है जिस तरीके से चाइनीज सदर हों, उसके बाद बेलारूस के सदर हों, उसके बाद जनाब 3 मुल्क की वो क्रिकेट सीरीज मुल्तान में हो या आप चैंपियन ट्रॉफी हो, ये मुल्क को, खुशहाली को, मुल्क के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्होंने दोबारा जो एहतजाज की कॉल दी है वो इसी पैराए में दी है। तो ये जो इंतशारी टोला है इसने हर हाल में मुल्क में जो खुशहाली की, जो हमारी सलामती की, जो हमारी इज्जत की चीज़ें होती हैं, उसको इन्होंने हर हाल में उसका सत्यानाश करने का ठेका लिया है। तो असल मामला ये है। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बहुत शुक्रिया सैयद कौसर साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीटीआई जो अपने आप को रीऑर्गेनाइज भी कर रही है, जुनैद अकबर खान साहब ने एक इजलास बुलाया, उसमें कितने लोग आए इस पर भी एक सवाल किया। जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ख़त बानी पीटीआई ने लिखा है, उस ख़त में 6 नकात हैं, वो 6 नकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे ये भी अखज़ किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को एड्रेस करके एनआरओ मांग रहे हैं। पीटीआई से जानने की कोशिश करेंगे। गुज़श्ता चंद दिनों से तहरीक इंसाफ और इदारों में एक तसादुम की कैफियत रही है, खासतौर पर 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के बाद पीटीआई और इदारों में फासले बढ़ते हुए नजर आए। फिर बानी पीटीआई की जानिब से अपने एक अकाउंट पर इदारों के खिलाफ ट्वीट्स भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बानी पीटीआई अपने रवैये में नरमी ला रहे हैं। और यही वजह है कि बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने के बाद आर्मी चीफ को ख़त लिखा है, और इस ख़त में उन पहलुओं की निशानदेही की है जिसकी वजह से पीटीआई और पाक फौज में फासले आए। मुमकिन है बानी पीटीआई के इस खत को उनके मुखालिफिन एनआरओ करार दे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बानी पीटीआई और इदारों के साथ महाजराई को कम करना चाहते हैं, और इस हवाले से उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखकर पहल की है। बानी पीटीआई की जानिब से आर्मी चीफ को लिखे गए खत में 6 नकात पेश किए गए हैं, और पाक फौज के साथ खलीज पैदा होने की वजूहात भी बयान की गई हैं। बानी पीटीआई ने खत में पहली वजह यह बयान की है कि 8 फरवरी के इंतखाबात धांधली ज़दा है, जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से मिलकर इलेक्शन में धांधली की गई, इस वजह से अवाम और इदारों में दूरी पैदा हुई। दूसरा, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल किया गया, ये निज़ाम अदल को तहस नहस करने के लिए लाया गया। इस तरमीम का मकसद मुकदमात और इलेक्शन फ्रॉड को कवर फराम करना है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस फैसला लेट करने का मकसद कोर्ट पैकिंग के तहत मनपसंद जजेस के पास अपीलों को लगाना है। तीसरा नुकता ये कि पेका का जो काला कानून लाकर वो सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है, इससे इजहार राय पर पाबंदी और मनपसंद आवाज़ों को आगे लाने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत आईटी इंडस्ट्री को $2 अरब का नुकसान हो चुका है। इस कानून से पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस भी खतरे में है। चौथा नुकता यह कि मुल्क में तमाम इदारों को पीटीआई को क्रश करने के लिए लगाया गया है, जिसकी वजह से उनका असल काम से तवज्जो हट गई। और बानी पीटीआई का ख़त में कहना था कि हमारा मगरबी बॉर्डर हसास है, फौजी शोहदा हमारे हैं 5 जो अदलिया और अदालत के अहकामात से पहले इसका नज़ला भी पाक फौज पर गिर रहा है। जेल में नादीदा कुव्वत अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं होने देती, और बुशरा बीबी से तफ्तीश करने पुलिस जेल के अंदर आई तो किसी नामालूम कुव्वत के इशारे पर तफ्तीश नहीं करने दी गई। ये सब बातें ऐसी हैं जो बानी पीटीआई ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की गोशगुजार की हैं, और ये ख़त लिख कर किया है। अब इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बानी पीटीआई ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ख़त लिख कर एड्रेस किया है। अब कहते हैं मैंने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, तो खत लिख के क्या एनआरओ मांगने की कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह।
रेहान, एनआरओ होते हैं पर्दे के पीछे, पस से पर्दा। और पाकिस्तान में दिन जो जिन 2-3 जमातों को एनआरओ का झूमर जिनके माथे पे सजा है, वो आज इक़्तिदार में है। खत लिखने का मकसद पूरे दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को और आप जैसे ज़हीन और फ़कीर जो जर्नलिस्ट हैं उनको ये बताना है कि हम बातचीत पर यकीन रखते हैं। हम अपने इदारों के साथ उतना ही एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता चाहते हैं, और हमारा रिश्ता है जितना कि आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले हर शख्स की जिम्मेदारी बनती है, और आईने पाकिस्तान को जिम्मेदारी तफवीज़ करता है। तो मैं समझता हूँ कि एक नई सुबह का आगाज है कि वो लोग जो ये चाहते थे, जो ये फरमाते थे और जो ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ एजिटेशन की पॉलिटिक्स करना चाहती है, तहरीक इंसाफ गुफ्तो शनीद पे बात गुफ्तो शनीद पर नहीं आती। उन्होंने देखा कि हमने हुकूमत के साथ भी हम मुज़ाकरात का आगाज किया, अपने मुतालबात पेश किए। नहीं, लेकिन नदीम कुरैशी साहब, गुजरात का एजिटेशन की पॉलिटिक्स तो पीटीआई कर रही है। एक बार फिर लॉन्ग मार्च का इंदिया दे रहे हैं, एक बार फिर सड़क पे आने की बात कर रहे हैं, एक बार फिर पीटीआई में लगता यह है कि एजिटेशन की पॉलिटिक्स ने अंगड़ाई ली है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जो खत में पाक फौज और अवाम में जो खलीज पैदा करने की बात की है, तो उसमें जब 8 फरवरी की बात की तो वहीं 9 मई की बात भी कर देते, बता देते कि 9 मई ने कैसे खलीज पैदा की है। जहाँ ये बात की तो वहीं पर बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से जो पाक फौज और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ट्वीट्स होती हैं उनका जिक्र भी कर देते कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इदारों और अवाम के माबैन खलीज पैदा हो रही है, और ये खलीज पैदा की जा रही है। कभी एक्स हैंडल से की जाती है, कभी 9 मई करके की जाती है, कभी 26 नवंबर करके की जाती है। रेहान, एक गुजारिश कर दूं आपको। अभी आपके सामने अमेरिका में इंतखाबात हुए, बहुत सारा माहौल मिलता जुलता था। वहां का मीडिया भी इसी तरह से मौजूदा सदर ट्रंप के हवाले से एक खास नैरेटिव बिल्ड कर रहा था। वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पूरी कोशिश की, और जो हम समझते थे, जो मैं सुनता था, समझता था, सोचता था और देख रहा था, लगता यह ट्रंप सब इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, और कहा जाता था कि उनको जीतने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब अमेरिकन अवाम ने अपने वोट का इस्तेमाल किया तो कोई फैसला साज उस वोट के दरमियान और हुकूमत साजी के दरमियान हाइल नहीं हुआ। पाकिस्तान में जो कुछ 8 फरवरी को हुआ, और फिर 8 फरवरी के इंतखाबात को सपोर्ट करने के लिए, मत देने के लिए, जो कुछ पाकिस्तान की अदलिया के साथ, पाकिस्तान की सियासी तंजीमों के साथ, पाकिस्तान की मीडिया के जी साथ, नदीम कुरैशी साहब, शायद मैं अपना सवाल समझा नहीं पाया सर। मैं शायद से अपना सवाल समझा नहीं पाया सर। मैं फिर मैं ये कह देता हूँ कि जो बानी पीटीआई ने खत लिखा है, उस खत में 9 मई का जिक्र हो जाता तो क्या गैर मुनासिब था? उसने जितनी खलीज पैदा की उस 9 मई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के बाबैन शायद ही किसी और इंसिडेंट ने की हो, तो 9 मई तो 8 फरवरी से पहले आया ना सर। आप 8 फरवरी की बात कर रहे हैं, 9 मई जो पहले आया सीक्वेंस के अंदर, आप उसका भी जिक्र कर लें। सुन लेना मेरी मेरी गुजारिश सुन ले। हमने जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया, उसकी गर्जो गालियत यही थी कि चीजें बड़ी वाज़ेह हो जाए। हाँ, किसी ने अगर जुर्म किया, मैं आज भी समझता हूँ, मैं इस मिजाज का शख्स नहीं हूँ कि हमें किसी भी शख्स को जो उसकी लाइन है उसको क्रॉस करना चाहिए। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इदारे हम सब के लिए मोहतरम थे, मोहतरम है और मोहतरम रहेंगे। हमने देखना ही है कि 9 मई का मेन बेनिफिशियरी कौन था। हम ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा करके इस सारे मामले को प्रोब करके मुस्तकिल तौर पर इस चीज को तय करना चाहते थे। और मैं आज भी समझता हूँ कि अगर किसी शख्स ने कानून हाथ में लिया, किसी शख्स ने ज्यादती की, किसी शख्स ने अपने इदारों पर हमले की कोशिश की, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को चंद लोगों की किसी एक्टिविटी पे, जो अभी मैं नहीं समझता कि प्रोब हो सकी होगी, अगर किसी एक चंद लोगों की एक्टिविटी से पूरी जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया जाए, पूरा इंतखाबी निजाम उसकी हैयत तब्दील कर दी जाए, और उन इंतखाबात को प्रोटेक्ट करने के लिए आप 26वीं तरमीम लाकर पाकिस्तान की अदलिया को अखलाकी तौर पे बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दें, जजेस को एक दूसरे से मुतहर्रिक नजर आ रहे हो, और जहां लोग बैठे हुए किसी भी शख्स को असेंबली में ये यकीन ना हो जो हुकूमती साइड पर है कि वो पब्लिक के वोटों से जीता है या उसको फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया, और इंतखाबात के बाद हर उस शख्स को जिसने बात ना मानी अपने उन लोगों की। अच्छा कुरैशी साहब, लास्टली मुझे, क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है कुरैशी साहब, लास्टली कथा कलामी के लिए माजरत। ये एक तरफ तो माहौल बन रहा है सड़क पे आने वाला, जुनैद अकबर खान साहब को केपी की सदारत दे दी है, सड़क पे आने का इंदिया दे रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बात भी वो कर चुके हैं, और उससे पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को खत लिख दिया गया है। तो क्या ये आखिरी अटेम्प्ट की गई है बातचीत की, इस्टेब्लिशमेंट के साथ दरवाजा खोलने की, उसके बाद फैसला होगा सड़क पे आने का? रेहान, पहली बात तो ये, सड़क पे आना भी
पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हर उस शख्स का हक है जिसको उसका जायज हक नहीं मिलेगा। सड़कों पर आना इतना मायूब नहीं है। महज़ब माशरों में, जिंदा माशरों में एहतजाज होते हैं। पाकिस्तान में कोई ये पहला है, हम कोई पोलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। 76 साल से यहाँ मुख्तलिफ चीजों पर एहतजाज ही होते रहे हैं। आर्मी चीफ को खत लिखने का बुनियादी मकसद यह था इस तासुर को जाहिर करना कि ये सारा इशू को पर्सनल स्पेसिफिक है। मैं ये समझता हूँ हुकूमती तर्जुमान पिछले 2-2.5 साल से एक तासुर देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ एंटी स्टेट पार्टी है। ऐसा नहीं है। हम पाकिस्तान के आइन और कानून से उतना ही उसका एहतराम करते हैं जितना कोई और शख्स करता है, बल्कि हम ज्यादा करते हैं। ठीक है नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दीनी मदारिस का मकसद इस्लामी तालीमात के माहिरीन कुरान और सुन्नत पर गहरी निगाह रखने वाले उलमा को तैयार करना है, लेकिन बदकिस्मती से इन मदारिस में शरई तालीम देने की बजाय दीगर नामुनासिब सरगर्मियाँ होना शुरू हो गई हैं। चंद ऐसे अनासर मौजूद हैं। ज़ाहिर है तमाम दीनी मदारिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दीन के फ़रोग़ के लिए, उसकी तरवीज के लिए, और ज़ाहिर है कि वहीं से जो लोग हैं, उलमाए कराम हैं, उनके तलबा हैं, वो जोक दर जोक आते हैं, सीखते हैं, निकलते हैं और माशरे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन चंद ऐसे जगह मौजूद हैं या लोग मौजूद हैं जो वो काम कर रहे हैं जिसको एक्सप्लॉइट करना कहते हैं, इस्तेहसाल करना कहते हैं, जो मदारिस की बदनामी का सबब बन रहा है। जैसा कि ओकाड़ा में मदरसे की बेसमेंट में रस्म हिना की तकरीब में साउंड सिस्टम पर मुबैना तौर पर गाने बजाने और रक्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में रकासाओं को रक्स करते हुए भी देखा जा सकता है। अब बुनियादी तौर पर रस्म हिना पर जश्न मनाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मदरसे के एहतराम को पायमाल करके यहाँ रक्स करना किसी सूरत को मुनासिब अमल नहीं। सवाल यह है कि इस इवेंट को मदरसे के अलावा कहीं और नहीं किया जा सकता था। अब इस वाक़े की रिपोर्ट होने के बाद वालिदैन तो अपने बच्चों को मदारिस में भेजने के लिए 100 बार सोचेंगे, और पर्टिकुलरली यहाँ पर जो ख़ास तौर पे तकरीब कंडक्ट की गई। और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद DPO राशिद हिदायत ने सख्त नोटिस भी लिया है और पुलिस थाना A डिवीज़न ने मस्जिद के कारी आशिक समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 4 मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया है। और 4 मुल्ज़िमान हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। अब ये तहकीकात होनी चाहिए कि दीनी मदारिस में इस तरह की सरगर्मियों के पीछे कौन लोग हैं, कौन से अनासर कार फरमा, और मुलव्विस मुल्ज़िमान को सज़ा देनी चाहिए ताकि एक प्रेसिडेंस सेट हो सके, ताकि दोबारा दीनी मदारिस के तकद्दुस को इस तरीके से पायमाल ना किया जा सके। शिकायत है खुदाबंदाने मकतब से सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा इवेंट शुरू होने में चंद ही रोज बाकी हैं। पाकिस्तान इवेंट की मेजबानी के लिए भरपूर अंदाज में मुतहरिक दिखाई दे रहा है और अहम इवेंट के टिकट्स की फरोख्त का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में निजी कोरियर कंपनी के दफातर के बाहर शायकीन की लंबी कतारें लग गई हैं। एक शनाख्ती कार्ड पर 4 ही टिकट्स दी जा रही है, जबकि ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों को आज टिकट्स नहीं मिलेगी। उन्हें 6 फरवरी को टिकट्स मिल सकेंगी और टिकट की होम डिलीवरी 8 फरवरी को होगी। शायकीन क्रिकेट की नजरें पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच के टिकट्स पर मरकूज है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच 19 फरवरी को नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच में जनरल स्टैंड का टिकट 2000 रुपये का है, फर्स्ट क्लास का 4000, प्रीमियस जो स्टैंड है उसका 7000 और VIP टिकट की कीमत 12000 रुपये मुकर्रर है। कोरियर कंपनी का कहना है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के जनरल स्टैंड जिसकी कीमत 2000 रुपये थी, उसके तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं। तर्जुमान कंपनी के मुताबिक इस मैच के लिए 4000, 7000 और 12000 वाले टिकट्स दस्तयाब हैं। अब एक लंबे अरसे के बाद मुल्क में एक ICC का अहम इवेंट होने जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी शायकीन का जज्बा सर चढ़कर बोल रहा है। जबकि इस इवेंट को पाकिस्तान में कराने के लिए PCB और खुसूसी तौर पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जो किरदार अदा किया वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ है। ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन का बेहतरीन अंदाज देखा गया जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, और अब ख़वातीन को भी क्रिकेट के मैदान में आगे लाने के लिए PCB अपना किरदार अदा करता दिखाई दे रहा है। PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी से कबल तारीखी इकदाम उठाते हुए विमेन क्रिकेट टीम के लिए मुकर्रर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हिना मुनव्वर को पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर कर दिया है। और नवंबर ये जो हिना मुनव्वर है वो 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ऑपरेशन मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम देंगी। इसके साथ ही वो 8 फरवरी से शुरू होने वाली सह मुल्की सीरीज़ के दौरान टीम की निगरानी भी करेंगी। अब भारत ने तो हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरीके से पाकिस्तान को वो इस इवेंट से महरूम करे, लेकिन चेयरमैन PCB ने अपने तदब्बुर से भारत को शिकस्त दी और इस इवेंट का पाकिस्तान में होना भारत की हार के मुतरादिफ है। अब 23 फरवरी को भी पाक भारत अहम टाकरा दुबई में होना है। अगर पाकिस्तानी टीम अपने जज्बे और मेहनत से परफॉर्म करती है
और भारत को ना सिर्फ उस मैच में शिकस्त देती है बल्कि अल्टीमेटली पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद करती है, तो यकीनन ये भी भारत के लिए आलमी सतह पर एक और बहुत बड़ी सुबकी होगी। शायकीन क्रिकेट बड़े बेताब है ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत के इस मैच को देखने के लिए बल्कि इस पूरे के पूरे इवेंट को पाकिस्तान में होस्ट होता हुआ देखने के लिए। प्रोग्राम को पहुंचे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल आपका रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।